ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम और आप लोग जिस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर्स हैं, एक इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोम एंड डीएनए है और बायोटेक्नोलॉजी है। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसरार ही यही करते हैं कि आप पहले इनहेरिटेंस को पढ़ाओ या पहले बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ाओ या पहला ये चैप्टर पढ़ाओ। हमारा आमतौर पे तरीक़ाकार ये होता है कि चूंकि ये तीनों के तीनों चैप्टर्स आपस में लिंक करते हैं, लेकिन इन तीनों चैप्टरों का जो बेस है वो ये क्रोमोसोम और डीएनए वाला चैप्टर है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर की असल समझ आ जाए तो हमारे लिए इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बहुत ज़्यादा हमारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो फिर ऑटोमेटिकली हमारे हल हो जाएंगे। ये उधर हमारे लिए यूज़फुल होगा। नंबर 2, जो क्रोमोसोम एंड डीएनए का जो चैप्टर है, इसमें भी आज जो हमारा पहला लेक्चर है इसके अंदर अगर आप लोगों को इसकी समझ आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप लोगों को क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बातें ऐसी होंगी जो कि बेस करता है आज के लेक्चर का। इसलिए आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, और ये चैप्टर बेस है इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को समझने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें इसमें ऐसी होंगी जो मैं अपने ही तरफ से आपको डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे जाके और चैप्टरों में हमारे वो फिर काम आएंगे। तो जो क्रोमोसोम एंड डीएनए है, अव्वल आप लोगों को इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि ये क्रोमोसोम क्या है, ये डीएनए क्या होता है, मतलब है कि ये किन चीज़ों से बने हुए हैं। असल इस चैप्टर का जो नाम है ना, इसी ही चीज़ की आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए। असल आप लोगों को इसी चीज़ की आप लोगों को समझ ही आनी चाहिए। तो इस चैप्टर का जो मुहावरा बल्कि जो इक्वेशन है, जो कि मैं आमतौर पे इसको लिखवाता हूँ, वो लिखवाता हूँ मैं क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन्स। यानी ये एक इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इसको लिखवा दिया है। ये वो इक्वेशन है कि हम और आप लोग कोशिश करेंगे कि इसमें आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी कि ये क्रोमोसोम असल में किस चीज़ से बने हुए हैं, ये डीएनए से बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। हम और आप लोग डीएनए को पढ़ेंगे पूरा का पूरा, हम इसको पढ़ेंगे। प्रोटीन को हम और आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन वहाँ पे शामिल है। फिर हम और आप लोग इन दोनों को हम और आप लोग लिंक करेंगे, मिलाएंगे, तब जाके वो क्रोमोसोम को बना देगा। तब जाके क्रोमोसोम के अंदर हम और आप लोग इन चीज़ों को हम डिस्क्राइब करेंगे कि फिर और कौन कौन सी बातें हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग इस इक्वेशन को वैसे देख ले, इस पहले ही इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि क्रोमोसोम किन चीज़ों से बना हुआ है। 2 ही चीज़ों से बना हुआ है, डीएनए है और प्रोटीन है। चाहिए था कि मैं पहले डीएनए ही को डिस्कस करना था, लेकिन मैं पहले डीएनए को डिस्कस नहीं करूंगा। पहले हम और आप लोग प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन की जो स्टोरी है वो थोड़ी छोटी है, डीएनए के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हैं, तो इसलिए हम और आप लोग इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सो सिंपली वी कैन से कि जो क्रोमोसोम है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है, डीएनए है और प्रोटीन है। आप लोगों को पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको हम और आप लोग अमाइनो एसिड हम और आप लोग इसको कहते हैं। और अमाइनो एसिड को मैं आमतौर पे कैपिटल ए से मैं इसको एब्रीविएट करता हूँ। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये टोटल 20 होते हैं, ये टोटल 20 होते हैं। लेकिन जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ फैक्टर्स के बेसिस पे इनको डिफरेंटली क्लासीफाई किए हुए हैं। सब क्लासिफिकेशन को तो हम और आप लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो क्लासिफिकेशन आपके बुक में हैं उनको हम और आप लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने इसको इस तरह डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है जिस तरह के हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। उन्होंने इसको कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम बाज़ दफ़ा नीड के बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नीड। और नीड के बेस पे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फिर 2 तरह के होते हैं। एक को हम और आप लोग कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जबकि दूसरे को हम और आप लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हम उन अमाइनो एसिड को कहते हैं इट्स एसेंशियल, ये जरूरी होते हैं टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड इनटू योर बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं कि ये ज़रूरी होते हैं कि आप इसको ज़रूर बाहर से अपने बॉडी के अंदर आप इसको ले आएंगे। तो ये अमाइनो एसिड्स
इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स है वो क्या है, वो आउटसाइड द बॉडी है, वो बॉडी के अंदर ये नहीं होते, बॉडी के अंदर ये नहीं बनते, बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होते, वहां पे ये मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो इसको आप लोग जरूर बाहर से अपने बॉडी के अंदर आप इसको ले आएंगे। तो ये जो एसेंशियल होते हैं, इसको हम इसलिए एसेंशियल कहते हैं कि ये एसेंशियल होते हैं, ये जरूरी होते हैं, आप इसको जरूर बाहर से अपने बॉडी के अंदर आप लोग इसको ले आएंगे। दूसरे साइड पे जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब ये है इट्स नॉन एसेंशियल टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड इन योर बॉडी। क्यों कि आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, आपके बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि जिनके थ्रू इन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो जरूरी नहीं होता कि आप इसको बाहर से अपने बॉडी के अंदर आप इसको ले आए, क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है वो इनको खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। याद रख ले, इस नॉन एसेंशियल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन अमाइनो एसिड्स की आपको जरूरत नहीं होती। नॉन एसेंशियल है, ना ना ना, एसेंशियल है, जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पर नॉन एसेंशियल इसलिए है कि अगर आप लोग इसको बाहर से अपने बॉडी के अंदर ना भी लें, तब भी आपकी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एसेंशियल को देख ले, नॉन एसेंशियल को देख ले, नीड के बेस पे नो डाउट दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं वो एसेंशियल है, आपके बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन एसेंशियल इन एसेंस जरूरी है कि आप इसको बाहर से अपने बॉडी के अंदर ले आएंगे। नॉन एसेंशियल इसलिए कि जरूरी नहीं है कि आप इसको बाहर से अपने बॉडी के अंदर ले आएं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इसको खुद ही तैयार कर सकते हैं। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से 10 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं, 10 ऐसे हैं जो कि नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल वाले 10 वाले कौन से हैं, नॉन एसेंशियल वाले 10 वाले कौन से हैं, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। आगे जाके आसान फार्मूले से आप लोगों को बता दूंगा कि कोई भी अमाइनो एसिड हो, फौरन आप लोगों को पता चलेगा कि ये एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। बाज़ दफा इन अमाइनो एसिड्स को हम पीएच के लिहाज से भी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। मैंने पहले ही सेंटेंस में आप लोगों को बता दिया कि इन प्रोटीन को हम मुख्तलिफ फैक्टर्स के बेसिस पे हम और आप लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक फैक्टर नीड है, एक फैक्टर पीएच भी है, और पीएच के लिहाज से हम और आप लोग एसिड्स को 2 मेन ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 ऐसे कि जिनका पीएच नहीं है। पीएच नहीं है इसका मतलब यह है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि वो पीएच के लिहाज से 7 है, यानी न्यूट्रल है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे साथ जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर आप लोग इनको पीएच के लिहाज से क्लासिफाई करेंगे तो 2 ग्रुप में हम और आप लोग इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रल है या इसका पीएच है। जो न्यूट्रल वाले हैं आउट ऑफ 20 वो 15 है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो पीएच के लिहाज से न्यूट्रल हैं, जो पीएच उसका 7 होता है, उसका किसी किस्म का पीएच नहीं होता। अगर है तो 5 ऐसे हैं जिसका पीएच होता है। तो अगर पीएच है तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर तो या उसका पीएच 7 से ऊपर होगा या फिर 7 से नीचे होगा। अगर 7 से पीएच ऊपर है तो फिर हम और आप लोग कहते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बेसिक इन नेचर है, यानी ये एल्केलाइन इन नेचर है। लेकिन वो जिसका पीएच 7 से नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो ये एसिडिक इन नेचर है। तब जाके हम कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनमें से 15 ऐसे हैं जो पीएच के लिहाज से न्यूट्रल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है उसका पीएच है। जिसका पीएच है तो उनमें से कुछ जो 5 हैं वो बेसिक हैं और कुछ जो है वो एसिडिक वाले हैं। जो 5 है इनमें से जो बेसिक वाले हैं, जो एल्केलाइन वाले हैं, वो जस्ट 3 हैं, लेकिन जो एसिडिक वाले हैं वो जस्ट 2 हैं। और अगर आप लोग इन दोनों को प्लस कर ले तो फिर ये 5 बन जाता है। तो वो जो 3 है, जो बेसिक वाले हैं, उनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से एक है आर्जिनिन, जबकि दूसरा जो है वो है लाइसिन, जबकि तीसरा जो है इसको हम कहते हैं हिस्टिडीन। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ये 3 ऐसे हैं जिसका पीएच जो है वो एल्केलाइन होता है, वो बेसिक होता है। जबकि जो एसिडिक वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं एस्पार्टिक एसिड, जबकि जो दूसरा है उसको हम और आप लोग कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। तो मैं आपको बाकायदा तौर पे प्रोनाउंस कर रहा हूं, स्पेलिंग बहुत ही आसान है, मेरे साथ स्पेस कम है, आप लोग इसको फिर खुद ही लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग पीएच के लिहाज से
अमाइनो एसिड्स को अगर आप लोग क्लासिफाई कर ले, सो वी कैन क्लासिफाई इट इनटू टू ब्रॉडर ग्रुप्स वन, सम ऑफ देम आर बेसिक, सम ऑफ देम आर एसिडिक। जो बेसिक वाले हैं वो 3 हैं, जो एसिडिक वाले हैं वो 2 हैं। जो 3 है बेसिक वाले, उनमें से एक अर्जिनिन, दूसरा लाइसिन, तीसरा हिस्टिडीन है। जबकि जो एसिडिक वाले हैं उनमें से एक एस्पार्टिक एसिड है, दूसरा ग्लूटामिक एसिड होता है। बाज़ दफा हम इन अमाइनो एसिड्स को पीएच के अलावा एक और फैक्टर के बेस पे भी हम इनको क्लासिफाई करते हैं, और वो है चार्ज के लिहाज से। बाज़ दफा हम अमाइनो एसिड्स को चार्ज के लिहाज से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, और चार्ज के लिहाज से हम फिर अमाइनो एसिड्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज नहीं है, जीरो है, न्यूट्रल है, और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है। तो आमतौर पे तसव्वुर ये किया जाता है कि वो अमाइनो एसिड्स जिसका कोई पीएच नहीं है, जिसका पीएच नहीं है वो तो 15 है, जिसका पीएच नहीं है जो कि 15 है, अगर आप लोग इसके ऊपर चार्ज भी देख ले तो चार्ज के लिहाज से भी वो न्यूट्रल होते हैं। तो बहुत आसान हो गया है हमारे साथ। चार्ज वाले जिसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल वाले कौन से वाले होते हैं, जिसका कोई पीएच नहीं होता। वो कितने हैं, वो 15 है। इसका मतलब कि जो चार्ज के लिहाज से न्यूट्रल है वो कितने हो गए हैं, वो भी हमारे साथ 15 हो गए हैं। इसका मतलब ये हो कि अगर चार्ज है तो फिर वो कितने बनेंगे, वो फिर 5 बनेंगे। लेकिन अगर चार्ज है तो फिर कौन किस किस्म का चार्ज हो सकता है, तो फिर तो 2 किस्म का चार्ज होता है ना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना। तो आम तौर पे तसव्वुर ये किया जाता है, बल्कि ख्याल ये बल्कि है ये ऐसा कि वो अमाइनो एसिड जो बेसिक वाले हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है ना वो भी पॉजिटिव है, और बेसिक वाले हैं कितने, वो 3, और वो है कौन कौन से वाले, 3, अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। तो वो 3 आप लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है वो कितने हैं, वो ज्यादा नहीं है, वो 2 ही है। और वो कौन से वाले हैं, वो एसिडिक वाले हैं। और वो 2 कौन कौन से वाले हैं, एक एस्पार्टिक एसिड है और एक ग्लूटामिक एसिड है। प्लीज आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो पीएच के लिहाज से 3 बेसिक वाले हैं इसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव है, जबकि जो पीएच के लिहाज से जो 2 हैं जो एसिडिक वाले हैं इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी नेगेटिव होता है। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम और फैक्टर्स के बेसिस भी हम और आप लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और आपके कोर्स के अंदर है ही नहीं, तब जाके मैंने इन 3 ही को डिस्कस कर लिया है। अगर हम और आप लोग उधर क्रोमोसोम में प्रोटीन्स को देख लें तो इन प्रोटीन को हम जब भी डिस्कस करते हैं, याद रख ले, इनको हम हरगिज़ ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं कि नॉन एसेंशियल होते हैं। मैंने इसको काट दिया है, इसके बेस पे हम और आप लोग इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे ना, आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर कर सकता है, अगर है तो वो पीएच के लिहाज से है, चार्ज के लिहाज से है। पर याद रख ले कि पीएच के लिहाज से क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर उन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो पीएच के लिहाज से वहां पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हरगिज़ एसिडिक वाले नहीं होते। अगर एसिडिक वाले नहीं होते इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक वाले हैं। तो याद रख ले कि अगर कोई प्रोटीन हो वहां पे जो अमाइनो एसिड्स हो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जो कि बेसिक वाले हो, तो अंडरस्टूड बात है वो जो प्रोटीन्स होंगे इसका भी जो पीएच होगा वो भी फिर बेसिक हो जाएगा ना। तब जाके हम आमतौर पे लिखवाते हैं बाकायदा तौर पे, इसको हम आमतौर पे इसको ऐसे ही लिखते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो एल्केलाइन इन नेचर होते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक ही है कि इन प्रोटीन्स के अंदर उन अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जिनका पीएच जो होता है वो बेसिक होता है, वो एल्केलाइन होता है। लेकिन वो है कौन से वाले, वो अर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है। इसके ऊपर अभी हम और आप लोग फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रख ले कि अगर पीएच के लिहाज से वो बेसिक वाले हैं, एसिडिक वाले नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो वाले प्रेजेंट है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना वो भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो एसिडिक वाले हैं उसके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव है। तो अगर एसिडिक वाले नहीं है इसका मतलब है कि नेगेटिव वाले भी नहीं है। तो फिर हम और आप लोग इस चार्ज के लिहाज से जो अमाइनो एसिड्स क्रोमोसोम के प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है तो वो कौन से वाले हुए, वो तो पॉजिटिव वाले हुए ना। एंड यू नो, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्रोटीन्स कि अगर उनके अंदर ऐसे अमाइनो एसिड्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो
कि जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव हो तो अंडरस्टूड बात है वो जो प्रोटीन होंगे इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो भी फिर कोई और नहीं होगा, वो भी फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तब जाके हम आमतौर पे कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं नो डाउट वो बेसिक होते हैं, वो एल्केलाइन होते हैं। बुक ने ये बात लिखी हुई है, क्यों, रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है। लेकिन ये भी याद रख ले, कहीं पूछा गया कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, क्यों, रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए वो ये है कि अगर आप लोग वो बेसिक वाले में देख ले, वहां पे तो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है। तो ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। मैं ब्लू मार्कर से इसको टिक मार्क लगा लेता हूं कि आर्जिनिन अमाइनो एसिड इनके अंदर होते हैं, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लाइसिन वाले होते हैं, हिस्टिडीन को मैं काट रहा हूं, याद रख ले। हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स जो हैं ये क्रोमोसोम के प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तब जाके हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो बेसिक वाले हैं वो हैं भी 3, लेकिन इन तीनों में से जिनकी कंसंट्रेशन परसेंटेज प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा है वो आर्जिनिन और लाइसिन है, वो हिस्टिडीन वाले नहीं होते। तब जाके हम और आप लोग फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चार्ज के लिहाज से जो 3 होते हैं इनमें से एक तो नहीं हुआ ना, कौन सा वाला, हिस्टिडीन वाला। तो अगर आप लोग इससे 1 माइनस कर ले तो फिर 2 बन जाएंगे। इसका मतलब कि चार्ज के लिहाज से जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि 3 होते हैं उनमें से भी 2 पार्टिसिपेट करते, एक नहीं करता। ये बड़े जरूरी पॉइंट्स होते हैं, आप लोगों को फिर याद होना चाहिए। लेकिन याद रख ले, ऐसे प्रोटीन्स के जिनमें बेसिक अमाइनो एसिड्स यानी अर्जिनिन और लाइसिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। नंबर 2, ऐसे प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट हो जिनके अंदर पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, तो उन प्रोटीन को हम फिर कहते हैं हिस्टोन्स। इसलिए मैं इन प्रोटीन के नीचे एक और लफ्ज लिखवा रहा हूं, वो है हिस्टोन्स का। और जो हिस्टोन्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इस किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तब जाके इन प्रोटीन को हमने एक खास नाम दिया हुआ है और वो है हिस्टोन्स का। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन्स। तो अगर आप लोगों से कहीं पूछा गया कि हिस्टोन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नो डाउट पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, मैं बार बार आप लोगों को रीजन बता रहा हूं। जो हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं इसका पीएच के लिहाज से कौन सा होगा, नो डाउट बेसिक होंगे, एल्केलाइन होंगे, 7 से पीएच ऊपर होगा। क्यों होगा, रीजन आपके साथ बार बार मैं शेयर कर रहा हूं। तो कुछ लोग जो होते हैं ना इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिखते, क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन, कुछ इसको लिखते हैं क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन्स। नेक्स्ट, ये जो हिस्टोन्स है, अगर आप लोग इसके नाम को देख ले, मैंने इसको हिस्टोन नहीं लिखा हुआ है, हिस्टोन्स लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये भी कोई एक प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन का पूरा एक ग्रुप है। यानी हिस्टोन्स इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन, इट्स नॉट ए सिंगल प्रोटीन, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। और अगर आप लोग इस ग्रुप के अंदर जाएं, देख ले, तो फिर इसके अंदर आप लोग को कितने किस्म के हिस्टोन्स आप लोगों को नजर आते हैं, 5। और उनको हम एब्रीविएट करते हैं H1, H2A, H2B, H3 और H4। और अगर आप लोग इनको काउंट कर ले, सो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यह हुआ कि 5 हिस्टोन्स जो हैं दे मेक ए ग्रुप ऑफ द हिस्टोन्स 1। और जहां पे जो H है इट शोज व्हाट, ये हिस्टोन को शो करता है। इसका मतलब कि H1, H2A, H2B, H3 और H4 इसको ये शो करते हैं। पर इनमें कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये बात चूंकि बुक के अंदर इन्होंने अल्फाज लिखे हुए हैं, तो कहीं पूछा गया कि H3 के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, सो अंडरस्टूड बात है पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस हिस्टोन का टाइप है। कहीं पूछा गया कि H2B के ऊपर शाबाश से ये बेसिक होगा, ये एल्केलाइन होगा, यू शुड नो कि क्या होना चाहिए क्योंकि ये उनके टाइप्स है। तो फिर जहन में बड़ा अजीब किस्म का सवाल आ जाता है कि ये जो 5 किस्म के हिस्टोन्स हैं ये किसके बेस पे हैं। इसका बेस सिर्फ एक है, वो बेस ये है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि H1 हो, H2A हो, H2B हो, H3 हो या H4 हो, सबके अंदर अर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। तो इस अर्जिनिन और लाइसिन के प्रोपोर्शनैलिटी में फर्क होता है और इस प्रोपोर्शनल में फर्क की वजह से हम ये 5 ग्रुप्स भी बना लेते हैं। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि H1 में कितना % अर्जिनिन होता है, कितना लाइसिन होता है।
फिर H2O में कितना अर्जिनिन कितना लाइसिन, H2B में कितना अर्जिनिन कितना लाइसिन, H3 में अर्जिनिन लाइसिन, H4 में अर्जिनिन लाइसिन। इसके परसेंटेज में फर्क होता है, इसके प्रोपोर्शनलिटी में फर्क होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी, इस परसेंटेज में फर्क की वजह से हमारे साथ ये डिफरेंट ग्रुप जो हैं ये फिर आ जाते हैं। साथ में आपके साथ एक और बात भी शेयर कर लूँ, वो ये है कि ये 5 टाइप्स है। बस दफ़ा पूछा जाता है कि H3 हिस्टोन का कौन सा ग्रुप है, कौन सा टाइप है। तो अगर आप लोग इसके साथ देख ले 3, तो वहां पे ऑप्शन में होता है 1, 3, 4, 5। तो अगर आप लोग इसका नंबर देख ले, 1, 2, 3, 4, इसका 4 नंबर आ जाता है। तो लिखा हुआ है 3, लेकिन टाइप कौन सा है, 4 है। अगर आप लोग 4 को देख ले, लिखा हुआ है 4, हालांकि टाइप 5th है। तो इन बातों में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। H2B ये 3rd टाइप है। तो ये जो है सारा कुछ बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि अगर आप लोग इनमें भी देख ले, तो जो H1 है, H1 मैं इसको रेड मार्कर से मैं इसको इंसर्कल कर रहा हूं, बहुत ही जरा जरूरी है, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। वो ये है कि ये जो H1 होता है, मैं एक बात शेयर कर रहा हूं, किसी जगह पे आप लोगों से फिर पूछूंगा, ये वो हिस्टोन है जो क्रोमोसोम्स के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। जो सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, कंफ्यूजन है, आपके लिए भी थोड़ा सा मसला होगा, आगे जाके आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन जो सेंटेंस है ना, ये प्लीज आपके ज़हन में होना चाहिए। ये किसी जगह पे आप लोगों से ईटा में ये बात पूछी जा सकती है। जो H1 है, जिसको मैंने इंसर्कल कर लिया है, मैं ऐसे कहूंगा सिंपली आप लोगों को, ये क्रोमोसोम में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? H2A, H2B, H3, H4 ये पार्टिसिपेट कर रहा है, H1 नहीं करता। बस ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। आगे जाके सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप लोगों ने उधर MCQs में देखना है कि क्या मैंने आप लोगों ने फिर ऑप्शन, वहां पे ऑप्शन में आप लोगों ने फिर क्या लिखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारे आप लोगों की बात ये हो गई है, H1 पार्टिसिपेट नहीं करता, बस नहीं करता। कौन कर रहे हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4। लेकिन जो H2A है, प्रोटीन है ना, हिस्टोन का टाइप है ना, प्रोटीन है ना, तो इस प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स, शाबाश है, प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल्स, यानी H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, H2B के 2 मॉलिक्यूल्स, H3 के 2 मॉलिक्यूल्स, H4 के 2 मॉलिक्यूल्स। बार बार बता रहा हूं, H1 नहीं कर रहे हैं। मैंने ये बात लिखी नहीं है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना है, नहीं लिखा हुआ है। बाकी के साथ मैंने लिखा हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप लोग इन सब को प्लस कर ले 2, 2, 2, 2, तो फिर तो ये हमारे साथ 8 बन जाएगा। एंड यू नो 8 को हम और आप लोग ऑक्टेन, ऑक्टेमियर हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे फिर मैं 8 के साथ लिखवा रहा हूं ऑक्टेमियर। तब जाके मैं कह सकता हूं कि क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम और आप लोग हिस्टोन्स कहते हैं, वो हिस्टोन जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्टेमियर की फॉर्म में होते हैं। तब जाके मैं इसके नीचे ऑक्टेमियर का लफ्ज भी लिखवा रहा हूं। तो कहीं पूछा गया कि जो ऑक्टेमियर होते हैं इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नो डाउट पॉजिटिव होगा। तब जाके कहीं पूछा गया कि इस ऑक्टेमियर का जो पीएच होगा वो कौन सा होगा? नो डाउट वो बेसिक होगा, वो एल्केलाइन होगा। ये पॉइंट्स आपके ज़हन में होनी चाहिए, बात वही है। तब जाके कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन, या क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन्स, या क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस ऑक्टेमियर। बात एक ही है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। लेकिन कहीं पूछा गया हिस्टोन या ऑक्टेमियर या प्रोटीन जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, चार्ज कौन सा होता है, पीएच के लिहाज से कौन से होते हैं, इन सब का मतलब एक ही है इस चैप्टर में, और आगे भी इसका मतलब एक ही होगा। लेकिन ऑक्टेमियर 8 होंगे, 8 की फॉर्म में हम और आप लोगों को ये सारा कुछ नजर आएगा। अभी जो 8 होते ऑक्टेमियर होते हैं, बोर्ड के ऊपर कहीं अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, यानी इसका मैं डायग्राम बनाऊं, तो हम और आप लोग इनको कैसे बना सकते हैं? सादा अल्फाज में, ये मैंने कोई एक बना दिया है 1, ये मैंने दूसरा बना दिया है 2, ये 3 और ये 4। तो इनमें यहां पे लिखवा रहा हूं H2A, H2B, H3 और ये H4, इसको मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। तो अगर आप लोग हर एक को देख ले तो 2 है ना, 2 है ना, तो 3D डायग्राम तो मैं इसका बोर्ड के ऊपर बना नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग इसको पीछे से भी ऐसे दिखा दे, ऐसे,
ताकि आपको पता चल जाए कि ये पी चौको भी आप लोगों को ऐसे नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ऑक्टेमियर का जो डायग्राम है वो आप लोगों को नजर आएगा। नहीं तो फिर स्टूडेंट्स को हम आमतौर पे ऐसे भी कहते हैं, कहीं अगर आप लोग अपने हाथ को ऐसे बेंड कर लें और बेंड करने के बाद अगर आप लोग देख लें तो ये H2A, H2B, H3 और H4 ये वाला नहीं है, ये चार आप लोगों को सामने से नजर आ रहे हैं, जबकि जो चार हैं इसके पीछे भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं H2A, H2B, H3 और H4, और इनको जो है हम और आप लोग इसको फिर ये कह देते हैं। तो ये जो फोर होते हैं, ये जो फोर होते हैं ना, इनको फिर हम और आप लोग इसको आमतौर पे फिर ऐसे लिखते हैं, एंड दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्टेमियर वन। इसके अंदर आप लोगों को ये सारा कुछ ऐसे नजर आएगा। तो ऑक्टेमियर हमारे साथ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है।